चलो देखो, जैसे कि बात करें दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और महमूद बिन तुगलक की, इन दोनों के कंपैरिजन की अगर बात करें तो इन दोनों का कंपैरिजन कैसा है कि यहाँ पर देखो कि दिल्ली पहला पॉइंट देखना कि दिल्ली पर दो बार हमले हुए। एक बार कब हुआ था? 1299 से 1300 में, और एक बार हुआ था 1302 से 1303 में। ठीक है, इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना रखी। यहीं पर तुम अगर ध्यान दो तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसी टाइम, वो महमूद बिन तुगलक ने जो है प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमले हुए थे, और यहाँ पर एक ही हमला हुआ था। ठीक है, लेकिन इसने जो स्थायी सेना रखी थी, इन दोनों की सेना में अंतर क्या था? इन दोनों की सेना में सबसे बड़ा जो अंतर था वो ये था कि जहाँ पर अल महमूद बिन तुगलक ने जो सेना रखी थी, उस सेना का उद्देश्य सिर्फ रक्षा करना नहीं था, अपने साम्राज्य की रक्षा करना नहीं था। इस सेना का उद्देश्य क्या था? इस सेना का उद्देश्य था कि जो ट्रांसआक्सियाना है उस पर आक्रमण करना। ठीक है, यानी अगर तुम कहो तो इसका जो नज़रिया था, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो नज़रिया था वो कैसा था? इसका नज़रिया था सुरक्षात्मक नज़रिया। ठीक है, ये सुरक्षा करता था, इसका नज़रिया सुरक्षात्मक नज़रिया था। और वहीं पर बात करें महमूद बिन तुगलक की, तो महमूद बिन तुगलक का जो नज़रिया था वो कैसा था? महमूद बिन तुगलक का नज़रिया था प्रतिशोधात्मक, या जो कह सकते हो बदला लेने वाला नज़रिया था। ठीक है, ये जो है वो डर के कारण से इसने ये सेना बढ़ाई थी, और इसने कहा था कि नहीं हम बदला लेंगे, ट्रांसआक्सियाना पर आक्रामक, यानी तुम कह सकते हो इसका जो नज़रिया था वो कैसा था? आक्रामक नज़रिया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान दो कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो एक गैरिसन शहर बसाया था। ठीक है, और इसने जो है एक गैरिसन शहर नहीं बसाया था, जो पुरानी दिल्ली थी उसको खाली करवाया, वहाँ के लोगों को उसने दौलताबाद पहुँचा दिया। ठीक है, और उस पुरानी दिल्ली में ही जो है वो गैरिसन शहर बना दिया। यानी कि इसने नया गैरिसन शहर पता है ना क्या होता है? गैरिसन शहर यानी जहाँ पर सैनिक रहते हैं। तो यहाँ इसने नया गैरिसन शहर बनाया, और इसने नया गैरिसन शहर नहीं बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, इसने जो है सैनिकों के पेड़ भरने की समस्या से निजात पाने के लिए इसने क्या किया? सैनिकों की जो पेड़ भरने की समस्या थी, इससे निजात पाने के लिए इसने जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स कितना कर दिया? 50% कर दिया। ठीक है, कौन से? गंगा यमुना वाले जो क्षेत्र था, जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, यहाँ पर उसने टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, सेम इसने भी यही किया कि इसने भी क्या किया? अपनी खाद्यान्न की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए जो है इसने भी टैक्स बढ़ाया। ठीक है, लेकिन इसका दुर्भाग्य ये रहा कि इस समय पर इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है जिस समय इसने टैक्स बढ़ाया उस समय पर उस क्षेत्र में जो है वो अकाल पड़ गया, तो उसके कारण से नुकसान हो गया इसको। फिर उसके बाद यहाँ पर वेतन की देखें तो सैनिकों के वेतन देने के लिए इसने क्या किया? अलाउद्दीन ने एकता के स्थान पर नगद वेतन देना चालू किया। अब ये नगद वेतन क्यों देना चालू किया, इसको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को। ये इकोनॉमिकली किया था उसने एक्चुअल में, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं नगद वेतन देता हूँ, अगर मैं इन सैनिकों को नगद वेतन देता हूँ तो उसमें फ़ायदा क्या होगा? ये नगद वेतन ये इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पर? मार्केट में। ठीक है, और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इस वेतन से और लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इनको एकता देता हूँ तो एकता से क्या होगा? एकता से होगा कि ये टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, और वो टैक्स मिलने में इनको देरी होगी, और इसके कारण से ये इन्वेस्ट देर से करेंगे, और चीज़ें जब टाइम पे अगर नहीं मिले तो उसका उतना फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस कारण से, और इनमें संरक्षण की भावना ज़्यादा आएगी, इन्वेस्ट की भावना कम आएगी। तो यहाँ पर देखो नगद वेतन। अब लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी? जब नगद वेतन मिलेगा तो जैसे ही सैलरी मिलेगी ये खर्चा करने के लिए मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि चीज़ों का मूल्य बराबर रहे। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लिए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये बड़ा चढ़ाकर भी चीज़ें इन्हें मिलेंगी तो ये ले लेंगे, ज़्यादा रेट में भी मिलेंगी तो ले लेंगे, और इससे डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, वो डिमांड और सप्लाई का गैप में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे महंगाई बढ़ने का डर होगा। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का डर होगा। तो उसने कहा सभी ऐसी चीज़ों का रेट जो है, मांग और सप्लाई के बीच गैप ना आए, इसके कारण से सभी चीज़ों का रेट फिक्स कर दिया गया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो सैनिक अपनी आवश्यकताओं का सामान जो है, आवश्यकताओं का सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदेंगे। यह अब देखो, अगर मान लो महंगाई बढ़ गई तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर मान लो महंगाई बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी तो इनकी फिर सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर ये कहेंगे कि इतनी सैलरी में हमारा काम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिल्ली के व्यापारियों से जब ये चीज़ें खरीदेंगे तो इसे रोकने, वो कीमतें जो है वो व्यापारी अपनी कीमतें बढ़ा ना दें, इसके कारण से उसने सब चीज़ों के कीमतों पर नियंत्रण कर दिया। ठीक है, और ये ध्यान दिया कि कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा, और अगर उल्लंघन करता है तो उसके लिए कठोर सजाएं भी तय कर दी। ठीक है, कि कोई ऐसी गलती ना करे। अब उसके बाद यहाँ पर देखना, महमूद बिन तुगलक ने भी अपने सैनिकों के लिए नगद वेतन देता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कीमतों पर नियंत्रण की जगह पर उसने एक और चीज़ करी। उसने क्या सोचा कि उस समय पर चाइना और ईरान, यहाँ पर टोकन करेंसी आ गई थी। अब ये टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट समझना जरा। देखो, टोकन करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें धात्विक मुद्रा का मूल्य, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर ये कोई धात्विक मुद्रा है, ठीक है, ये कोई धात्विक मुद्रा है, और इस धात्विक मुद्रा में जो धातु है वो धातु लगी हुई है 10 पैसे की। कितने की लगी है? 10 पैसे की। ठीक है, और मैं धातु इसमें 10 पैसे की है, और मैं जो है इसका मूल्य लिख रहा हूँ, मैं इस पर मूल्य लिख रहा हूँ 20 पैसे। ठीक है, इस पर मूल्य कितना लिख रहा हूँ? 20 पैसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी के समय पर ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पहले के समय में हो जाती है। कैसा? अगर मैं इस मुद्रा को इस तरह से ना ढालूँ, अगर मैं इस मुद्रा को इस तरह से ना ढालूँ कि कोई और ना ढाल सके, ठीक है, अगर मैंने इस मुद्रा को बहुत आराम से ढाला, ये 20 पैसे की जो मुद्रा है, इस मुद्रा को मैंने इस तरह से ढाला कि कोई भी इजी तरीके से ढाल सकता है, तो कोई भी आदमी इसको ढालेगा और मार्केट में चलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुद्रा कितनी लगी है? 10 पैसे की लगी है। कोई भी 10 पैसे की मुद्रा खरीद के लाएगा और इससे ये सिक्का ढाल लेगा, और ढालने के बाद इसको मार्केट में बेचेगा, तो सीधा 10 पैसे का प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, तो आदमी ऐसा करने लगेगा। समझ में आया? लेकिन अभी की जो मुद्रा है, जैसे हम बात करें हमारे 1 रुपए की, ठीक है, तो 1 रुपए की अगर मैं बात करूं तो ये 1 रुपए में जो मुद्रा लगी हुई है वो कितने की है? कि 60 पैसे की है। अब यहाँ पर भी कोई आदमी ऐसा कर सकता है कि जो धातु है, इसमें जो धातु लगी हुई है वो धातु कितने की है? वो धातु जो है वो 60 पैसे की धातु है इसमें। तो कोई आदमी ये सोच सकता है कि यार मैं 60 पैसे की धातु लेके आऊँ और इसमें लगा दूँ, लेकिन उसके ढालने में जो खर्चा लगेगा, वो ढालने में खर्चा 60 पैसे लग सकता है। तो ये कितने की पड़ी? 1 रुपये 20 पैसे की पड़ी। कोई आदमी इसको ढालना चाहेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसकी जो जो ढालने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, इसके कारण से इसको हर कोई व्यक्ति ढाल नहीं सकता है, हर कोई व्यक्ति ऐसे सिक्के नहीं बना सकता है, और अगर बना भी लेगा तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, तो इस कारण से ये प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं, तो कोई आदमी बनाना ही नहीं चाहेगा। समझ में आया? तो तुगलक के टाइम में वो दिल्ली सल्तनत में ही पूरी मंदी थी चांदी की, तो चांदी की मुद्राओं की मंदी दिल्ली सल्तनत और उसके बाद भी शासकों में रही थी, यहाँ पर भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो टोकन करेंसी थी, वो टोकन करेंसी कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने चाइना में देखा था उसी समय पर, चाइना में टोकन करेंसी जो है अच्छी धड़ल्ले से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी टोकन करेंसी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ गई थी? यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए आ गई थी क्योंकि टोकन करेंसी जो छापी गई थी, जो टोकन करेंसी जो छापी गई थी, उसमें अच्छी तरह से उसे ढाला नहीं गया था। कोई भी ऐरा गैरा इसको, इस तरह की टोकन करेंसी को छाप सकता था। ठीक है, बहुत इजी थी। तो आदमी क्या करता था? अपने घर ही में सिक्के छाप रहा है और मार्केट में चला रहा है। जब उसको ये पता चला, और उसने उसका मूल्य कितना रखा था कि ये टोकन करेंसी का मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर है, तो सोच के देखो, चांदी के सिक्के का मूल्य ज़्यादा है और ये टोकन करेंसी में जो धातु लगी है उसका मूल्य बहुत कम है, तो आदमी ने लपक चलाई ये जो ऐसी अनलीगल करेंसी थी। ठीक है, इनलीगल जो करेंसी थी, जो कि सरकार ने नहीं ढाली थी, वो करेंसी बहुत चलाई। अब राजा को इससे निजात पाने के लिए क्या करना पड़ा कि मार्केट से सारी जो करेंसी थी, जो टोकन करेंसी थी, सारी टोकन करेंसी को वापस बुलाना पड़ा। जितनी भी टोकन करेंसी थी वो सारी टोकन करेंसी उसे वापस बुलाना पड़ा।
क्यों? क्योंकि अगर ये टोकन करेंसी को वो वापस नहीं बुलाता तो इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। कैसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती? कि और टोकन करेंसी आने लगती, जाली टोकन करेंसी आने लगती, और ये इतनी ज़्यादा हो जाती कि वो ये प्रॉब्लम को फेस आउट कर ही नहीं सकता था। इसलिए उसने कहा अब कैसे जाने कि कौन सी टोकन करेंसी सरकार ने छापी है और कौन सी टोकन करेंसी आदमी ने घर में छापी है। ये तो तुम नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि दोनों सेम लग रही थी जभी तो चली वो। तो उसने क्या कहा, भैया जिसके पास जैसी भी टोकन करेंसी है वो लेकर आओ, हम उसके बदले में चांदी का सिक्का देंगे तुमको। अब ये क्यों करना पड़ा? ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि टोकन करेंसी अगर ये चलती रहती तो ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ला सकती थी। इस कारण से उसने कहा अभी जितना हो रहा है उसी को झेल लो, ठीक है, और ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आगे चलकर तुम नहीं झेल पाओगे। समझ में आया? क्या? हाँ, ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ, दुनिया में या फिर इसने टोकन करेंसी क्यों चलाई, ये पूछ। इसके टाइम पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके टाइम पे तो सोने चांदी के में आया था, लेकिन इसी के टाइम पे सोने चांदी की कमी नहीं होती, ये ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत में सोने चांदी की कमी इससे पहले भी चलती रही थी, ठीक है, लेकिन इसके समय पर कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और इस कारण से इसने टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट लेके आया। और ये पहला वैसा व्यक्ति नहीं था जिसने टोकन करेंसी लाया था दुनिया में। चलो, टकसाल, नहीं, ये सिक्के बहुत जल्दबाजी में बनाए गए थे, ठीक है, तो टकसाल में ये सिक्के बनाए गए थे वो बहुत जल्दबाजी में बनाए गए थे, इस कारण से है। चाइना और ईरान, चलो अब देखते हैं आगे। फिर देखो यहाँ पर अगला पॉइंट ध्यान से देखो, इसने क्या कहा है कि अलाउद्दीन प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे को भी सफलतापूर्वक सामना किया। लेकिन वहीं पर अगर बात करें इसकी, तो अलाउद्दीन द्वारा उठाए गए कदम प्रशासनिक आधार पर बहुत असफल रहे और तुगलक द्वारा, और कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। फिर तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। इतनी विशाल सेना भंग कर दी गई। इस बीच अपने प्रशासनिक संबंधी जो कदम उठाए उसने कई परेशानियां पैदा करी। दौलताबाद ले जाए गए लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि से गंगा यमुना के द्वार में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई थी। महमूद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ी। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण थे, यानी कि इन असफलताओं के लिए तुम ये नहीं कह सकते कि महमूद बिन तुगलक एक बुरा शासक था, ठीक है। समस्या ये थी कि उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। जिस समय पर उसने ये चीज़ें करी उन सब के पीछे उसके जो मंशा थी वो सब अच्छी थी। कैसे देखो, जैसे कि यहाँ पर तुम देखो इसने भी ये गंगा यमुना के क्षेत्र में इसने भी जो है वो टैक्स बढ़ाया था, इसने भी टैक्स बढ़ाया। लेकिन जिस समय इसने टैक्स बढ़ाया उस समय वहाँ अकाल पड़ गया, ठीक है। इसके समय पर अकाल नहीं पड़ा थी, ये तो तुम किस्मती कह सकते हो। दूसरा अगर बात करें, दूसरा क्षेत्र कि सेना इसने भी रखी, सेना इसने भी रखी, और इसका जो उद्देश्य अगर देखें तो महमूद बिन तुगलक का ज़्यादा विस्तारकारी उद्देश्य था, है ना। महमूद बिन तुगलक की अगर बात करें तो महमूद बिन तुगलक ने जो है क्या किया था, इसने आक्रामक रवैया अपनाया था, तुरान पर आक्रमण किया करने के लिए। लेकिन समस्या ये हुई कि उसे जब
ये कश्मीर में असफलता मिली तो उसने अपना ये इरादा छोड़ दिया, ठीक है, और उसके कारण से उसको ये बर्डन झेलना पड़ा। टोकन मुद्रा ऐसे ही मज़े से तो नहीं चलाई थी, उसने वो चांदी की कमी को दूर करने के चक्कर में ये काम किया था, तो इस कारण से वो चलाई थी, लेकिन वो फेल हो जाएगी, वहाँ पर वो असफलता हो गई। हाँ, यहाँ उसकी प्रशासनिक गलती तुम कह सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ उसे ध्यान देना था कि जल्दबाजी में चीज़ें ना की जाए, इसको थोड़ा सोच समझ के और टाइम लेके किया जाए, ठीक है, ये समस्या। फिर अगर तुम वो देखो दौलताबाद जैसी चीज़ें देखो, तो दौलताबाद में असफलता इसलिए मिली क्योंकि लोग को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाता है तो पैतृक संपत्ति के प्रति जो मोह रहता है वो एकदम से नहीं छूटता है, इस कारण से नई जगह पर उनका मन नहीं लगा। समझ में आया? नमक नहीं है अरे में कम है, लाओ नमक थोड़ा सा। नमक क्यों डालें? द्वाब यानी कि गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, किसी भी नदी के बीच। ठीक है, कोई भी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो द्वाबी कहलाता है। अब देखो जरा आगे, यहाँ पर देखो, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां महमूद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे, ठीक है, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। चलो अब देखते हैं यहाँ पर 13वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो 13वीं बोला, 15वीं और 16वीं। तो 15वीं शताब्दी के समय पर कौन था? पंद्रहवीं शताब्दी के समय कौन था? अरे बोलो। सैयद और लोदी आ चुके थे, ठीक है। अब सैयद और लोदियों की अगर बात करें तो सैयद और लोदी इतना कुछ नहीं कर पाए थे जितना इससे पहले के शासकों ने किया था, लेकिन सैयदों ने कुछ चीज़ें अच्छी कर दी थी, जैसे कि उन्होंने नाप की प्रणाली यहाँ पर चला दी थी, ठीक है, गजे सिकंदरी इसने चलाई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद आगरा शहर बसाया था इन्होंने, जिस आगरा शहर पर आगे की नींव डलेगी। तो यहाँ तक अगर बात देखें तो 15वीं शताब्दी तक ही शासन ठीक ठाक चला। फिर तुगलकों के बाद तो जो है वो सैयद और लोदियों के बाद तो जो है क्षेत्रवाद उभरने लगा था, और बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में जो है स्वतंत्र शासक बनने लगे थे, ठीक है। और वही जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, वो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य वही वो पुराने गैरिसन शहर के आसपास सिमटने लगा था, ठीक है। लेकिन ये समझ सोचना कि अगर क्षेत्रीय सत्ता उठने लगी थी तो इसका मतलब ये था कि अब देश कमज़ोर होने लगा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। क्षेत्रीय सत्ता तो होने लगी थी, ये छोटी थी लेकिन शक्तिशाली थी, ठीक है, छोटी थी लेकिन शक्तिशाली थी, और इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत कुशल और सुव्यवस्थित थी, यानी कि बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को संभाला हुआ था, ठीक है। और इन्होंने धीरे धीरे कुछ छोटे क्षेत्रों ने तो इतना बड़ा बाद में साम्राज्य इकट्ठा कर दिया था, जिसमें शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को हराया 2 युद्ध में, चौसा और कन्नौज बेलीग्राम के युद्ध में, और पूरा साम्राज्य ले लिया, ठीक है, और भारत पर एक अच्छे से सूरी वंश की स्थापना करके और शासन भी चलाया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये देखोगे कि
ये छोटे छोटे राज्य तो आए, लेकिन ये छोटे छोटे राज्य से कमज़ोर नहीं हुआ देश। छोटे छोटे राज्य से जो है वो अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित हुई, जिससे क्षेत्रीय संस्कृति का विकास हुआ, और क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के साथ साथ क्षेत्रवाद का विकास हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं 3 श्रेणियों की। तो देखो जरा, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध, ये क्या चीज़ें हैं। तो देखो, अगर 3 श्रेणियों की बात करूं तो जो यूरोप में जो साम्राज्य बटा हुआ था वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। एक था उच्च वर्ग, जिसे ईसाई वर्ग कहा जाता था, या जैसे पादरी वर्ग कहा जाता था। ठीक है, जो ईसाई धर्म के संरक्षक के रूप में काम करता था, जो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देता था। ठीक है, और इन्हें बिना करयुक्त भूमि दी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो वर्ग होता था वो कौन सा, युद्ध लड़ने वाला वर्ग होता था, जिसे नाइट कहा जाता था। और तीसरा जो वर्ग होता था वो वर्ग जो कि खेती किसानी करता था। ठीक है, तो इस तरह से 3 वर्ग में बटा हुआ था। यहाँ पर देखो जरा कि ये 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में सूत्रपात हुआ। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स भी हैं जो तुम याद रखना कि 3 श्रेणियों का विचार जो है वो किस समय पर आया था। तो वो फ्रांस में आया था, और फ्रांस में कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, उसके अनुसार समाज जो है वो 3 वर्ग में बटा होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ग में कौन कौन से 3 वर्ग में विभाजित होना चाहिए, तो ये प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। ठीक है, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। प्रार्थना करने वाला वर्ग कौन रहेगा, पादरी वर्ग। ठीक है, युद्ध करने वाला वर्ग कौन सा वर्ग रहेगा, जिसे नाइट कहोगे तुम। ठीक है, जो योद्धा, इसी को नाइट। नाइट की उपाधि का मतलब क्या था, नाइट की उपाधि किसी को दी है ना, तुम योद्धा कह रहे हो उसको, ये योद्धा है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा वर्ग कौन सा होगा, तीसरा वर्ग वो वर्ग होगा जो सबसे ज़्यादा टैक्स देगा, और ये क्या करेगा, टैक्स भी देगा, और उसके बाद उसको उतना सम्मान भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा कि ईसाई धर्म के समूह को संरक्षण देता था तथा अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता था। ठीक है, तो ईसाई धर्म का जो एक समूह था, हाँ, अब यहाँ पर देखें, ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था। ठीक है, फिर अवधारणा, फिर नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित युद्ध लड़ें। कोशिश यह कर रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा जाए जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर रखा है। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड, अब ये पूछा जा सकता है क्रूसेड क्या है, तो क्रूसेड याद रखना, क्रूसेड क्या है कि जब मुस्लिम समुदाय ने जो है वो जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, तो उस कब्जे को हटाने के लिए, ठीक है, मुस्लिम ईसाइयों को वहाँ पर भेजा जाने लगा, और इन्हें कहा गया क्या, क्रूसेड। ठीक है, क्रूसेड। फिर यहाँ पर देखिए क्रूसेड कहा गया। फिर उसके बाद ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइट की हैसियत पूरी तरह से बदल दी। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया था तथा 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये चीज़ देखने को मिलती है कि अब जो है वो हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को नाइट कहना पसंद कर रहा था। ठीक है, हर वर्ग के लोग अपने नाइट कहना पसंद कर रहे थे। शुरुआत में अगर बात करें तो पहले इनको कुलीन वर्ग में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो इनको कुलीन वर्ग में शामिल किया जाने लगा। कारण क्या था, कारण ये था कि जब ये धर्म युद्ध में शामिल हुए थे, इस कारण से देखो यहाँ पर कि क्या है कि मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उससे 1 सदी
बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था, ठीक है, और नाइट जैसी एक उपाधि पॉपुलर हो गई थी। ये था तुम्हारा चैप्टर। चलो अब क्वेश्चन आंसर के जवाब देना। दिल्ली के पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? जिससे पूछूं वो जवाब देना। चलो राहुल बताओ। राहुल ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी?